हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल वर्ल्ड पर। आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पद्धतियों के बारे में। मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान में विषय के अध्ययन की कौन कौन सी पद्धतियां प्रचलित हैं, इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के दो मूल पद्धतियाँ हैं। वो पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है पद्धति अगमनात्मक पद्धति है और दूसरी पद्धति है निगमनात्मक पद्धति है। अगमनात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति क्या है? आइए हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या है अगमनात्मक पद्धति। जी हाँ, अगमनात्मक पद्धति में सबसे जो मुख्य ये है कि हम इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। इसका जो नियम है ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं। और दूसरा जो है नियम विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाते हैं, सामान्य की ओर जाते हैं। और तीसरा जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। जी हाँ, तो हम इसमें इस अगमनात्मक पद्धति में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस पद्धति का प्रयोग किसने किया है। इस पद्धति का प्रयोग जो है अरस्तु ने किया है। जी हाँ, अरस्तु को इस पद्धति का जनक भी कहा जाता है। तो इस पद्धति में यह ध्यान रखने योग्य बात है कि इस पद्धति में उदाहरण जो है पहले दिया जाता है और उसके बाद जो है हम नियम की तरफ चलते हैं, सिद्धांत की तरफ चलते हैं। और यह जो सिद्धांत है, अगमनात्मक पद्धति है, यह बालकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह बालकों के लिए सबसे उपयोगी है अगमनात्मक पद्धति, क्योंकि उनको पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर उसके बाद जो है उसके विशिष्टता से फिर सामान्य की ओर हम चलते हैं। तो यह पद्धति ऐसा पद्धति है कि जिसमें हम जो है, जैसे अरस्तु ने इस पद्धति का प्रयोग किया, उसने जो है सबसे पहले जो है उदाहरण के रूप में बताया कि जो है संविधान के बारे में बताया। 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया और उसके बाद जो है उसने जो है पहले फिर उसके बाद उसने बताया कि जैसे कि राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र। पहले उसने बताया कि ये 3 प्रकार के शासन हैं। और उसी प्रकार जो है इसने बताया कि पहले उसने बताया कि इस तरीके से शासन सत्ता होती है। और उसने फिर उसके बाद जो है उसका विश्लेषण किया कि यह राजतंत्र किस प्रकार से होता है, इसके कैसे क्या उसके विषय हैं। दूसरी पद्धति हम देखते हैं निगमनात्मक पद्धति। जी हाँ, ये जो है अगमनात्मक पद्धति का सीधा जो है उल्टा है। जैसे इसमें हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते थे, इसमें हम निगमनात्मक पद्धति में अज्ञात से ज्ञात की ओर जाएंगे। इसमें जो है दूसरा नियम है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएंगे। तीसरा है सूक्ष्म से स्थूल, मतलब छोटी चीज से हम बड़ी चीज की तरफ जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले प्लेटो ने किया। इसका प्रयोग प्लेटो ने कैसे किया? प्लेटो ने जो है जो पहले इसमें कल्पना की, उसने कहा कि एक आदर्श राज्य होना चाहिए। आदर्श राज्य की कल्पना की। उसके बाद जो है फिर इसके बारे में जो है फिर उसके बारे में ज्ञान अर्जित किया गया कि उसका स्वरूप कैसे होगा, वह उसकी स्थापना कैसी होगी। इस सिद्धांत में इसमें नियम पहले होता है और उदाहरण बाद में दिया जाता है। पहले जो है सिद्धांत होता है, फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल उदाहरण जो है दिया जाता है। तो इसमें जो है सत्य की कल्पना पहले की जाती है। तो ये हम समझ लिए हैं कि ये जो ज्ञान प्राप्ति की दो मूल पद्धतियां हैं, अगमनात्मक और निगमनात्मक। अगमनात्मक का सीधा उल्टा जो है वो निगमनात्मक पद्धति है। तो आगे हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में प्रमुख रूप से और भी पद्धतियां प्रचलित हैं, अध्ययन की पद्धतियां हैं। इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्यवेक्षणात्मक पद्धति क्या है। पर्यवेक्षणात्मक पद्धति नंबर 1 है। पर्यवेक्षणात्मक पद्धति क्या है? जी हाँ, पर्यवेक्षणात्मक पद्धति यह है कि जब हम मानवीय इंद्रियों की सहायता से तथ्यों की निकटता से अध्ययन किया जाता है, तो ऐसी जो है पद्धति को हम पर्यवेक्षणात्मक पद्धति कहते हैं। जैसे इसमें जेम्स ब्राइस जो है उसने अपनी पुस्तक जो है आधुनिक प्रजातंत्र, मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो है उन्होंने, और मॉन्टेस्क्यू, जी हाँ ये विचारक मॉन्टेस्क्यू हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ, जिसको हम बोलते हैं कानून की आत्मा में, इस पद्धति का प्रयोग किया है।
दूसरी पद्धति हम देखते हैं क्या है। दूसरी पद्धति जो प्रचलित है राजनीति विज्ञान के अध्ययन की, वो ऐतिहासिक पद्धति है। इस पद्धति का प्रयोग जो है वो राजनीतिक संस्थाओं के अतीत से परिचित होकर उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस पद्धति का उपयोग जो है हम करते हैं कि राजनीतिक संस्थाओं के अतीत मतलब उसके जो पूर्व में जो अवस्था थी उसका हम अध्ययन करके और उसके भविष्य में उसकी परिकल्पनाएं, उसकी क्या स्वरूप है, उसका हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस पद्धति का उपयोग जो है लास्की, हीगल, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, काम्टे, स्पेंसर ने इसका अधिक प्रयोग किया है। तीसरी पद्धति है तुलनात्मक पद्धति। तुलनात्मक पद्धति क्या है? तुलनात्मक कंपैरेटिव जो है, कंपैरेटिव माने कंपेयर करना, इसको जो है निम्नलिखित सिद्धांतों या व्यवस्थाओं से एक दूसरे से तुलना करना। जैसे इस पद्धति में राज्यों, संगठनों एवं उनकी नीतियों आदि का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, ये तुलनात्मक पद्धति है। जैसे अरस्तु ने 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया, उसका तुलना किया और उसके बाद फिर उसने संविधान के बारे में बताया। हरमन फाइनर ने भी इसका प्रयोग किया है। जी हाँ, हरमन फाइनर ने भी इसका प्रयोग किया है। चौथी पद्धति है प्रयोगात्मक पद्धति। प्रयोगात्मक पद्धति, इस पद्धति का जो है राजनीति विज्ञान में भी प्रयोग किया गया है। जैसे ये जो है सबसे पहले जो प्रयोगात्मक पद्धति है ये प्रयोग करती है, जैसे कि जो संपूर्ण विश्व है वो संपूर्ण विश्व को प्रयोगशाला के रूप में देखती है कि ये संपूर्ण विश्व जो है, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, दिन प्रतिदिन जो है नए नए प्रयोग हो रहे हैं, राजनीतिक विज्ञान में नए नए विषय जुड़ रहे हैं, वो किस प्रकार से जो है एक दूसरे से संबंधित है। तो इन सभी चीज़ों का जो है हम प्रयोगात्मक पद्धति में अध्ययन करते हैं। इस पद्धति में गिलक्राइस्ट ने भी जैसे कहा था कि प्रत्येक युद्ध जो है राजनीतिक विज्ञान में एक प्रयोग के रूप में है, प्रयोग किया जाता है। और अगली पद्धति है दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक पद्धति जो है उसका प्रयोग प्लेटो ने किया है। प्लेटो ने दार्शनिक राजा की कल्पना की है। तो दर्शन की बात होती है, जिसमें चिंतन की बात होती है। और दूसरे विद्वान थॉमस मूर हैं, इन्होंने स्वार्गिक राज्य की धारणा का प्रतिपादन किया। इन्होंने भी जो है दार्शनिक पद्धति का किया। रूसो ने सामान्य इच्छा की कल्पना की। सामान्य इच्छा क्या है, ये दर्शनवादी विचारधाराओं का इन लोगों ने प्रयोग करके और इस पद्धति में राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया। तीसरी पद्धति, अगला हम देखते हैं छठवां है सदृश पद्धति। सदृश पद्धति क्या है? जब इस पद्धति में हम किसी भी चीज़ को जो है सदृश मतलब उसके समान मान करके अध्ययन करते हैं। जैसे गिलक्राइस्ट एक विद्वान है, गिलक्राइस्ट है, स्पेंसर जो है, स्पेंसर ने सवयव सिद्धांत दिया। सवयव सिद्धांत मतलब कि राज्य को मानव के कुछ अंगों से इसकी तुलना की है, इसके बीच जो है सदृश उसने ढूंढे हैं और इसमें समानता लाने का प्रयास किया है। तो इस पद्धति को जो है हम सदृश पद्धति कहते हैं। अगला है सातवां है वैधानिक पद्धति। क्या है वैधानिक? जिसको हम बोलते हैं, इसका प्रयोग जो है बिलोम्बी, डिग्विड, लेवांड आदि ने जो है प्रयोग किया है। ये लोग जो है राज्य को एक वैधानिक इकाई के रूप में मानते हैं, निगम या व्यक्ति के रूप में मानते हैं। इसे जो है ये निगम और व्यक्ति के रूप में मानते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। अगला है आठवां है सांख्यिकीय पद्धति। जी हाँ, सांख्यिकीय पद्धति में इसमें गणनात्मक, हम किसी भी चीज़ का जो है जैसे मतदान, जनसंख्या, राष्ट्रीय आय, शक्ति, जनमत आदि इन सभी चीज़ों को सांख्यिकीय विधि से अध्ययन किया जाता है जिसमें, तो इसे हम सांख्यिकीय पद्धति कहते हैं। नौवां है जीवशास्त्रीय पद्धति। इस पद्धति का प्रयोग राजनीति विज्ञान में हम राज्य को सवयव मानकर, राज्य को एक जीव की भांति मान करके, सवयव का मतलब जीव जैविक मान करके हम इसका अध्ययन करते हैं। इसमें सर्वाधिक हार्वर्ड, स्पेंसर और वर्म्स ने इस पद्धति का अधिक उपयोग किया है। और आगे हम देखते हैं 10 नंबर का है समाजशास्त्रीय पद्धति। इस पद्धति का उपयोग जो है राज्य को एक सामाजिक इकाई के रूप में मान करके हम अध्ययन करते हैं। जी हाँ, ये समाजशास्त्रीय अध्ययन के रूप में जो है किया जाता है इस पद्धति का। 11 नंबर है मनोवैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में राजनीति विज्ञान मानव स्वभाव के प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है। मानव स्वभाव से संबंधित
जो भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों का राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये जानते हैं कि राजनीति विज्ञान में जो भी पद्धतियाँ प्रचलित हैं वो इस प्रकार से हैं। धन्यवाद।